आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस है वो कैसे बदल रहा है। कौन ऊपर जा रहा है और कौन शायद नीचे। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक हालिया इंटरव्यू। हाँ, जो उन्होंने एक भारतीय चैनल को दिया है। और ये कोई मतलब मामूली इंटरव्यू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें उन्होंने जिस तरह से दुनिया के बदलते समीकरणों पर बात की है, वो आने वाले कई सालों तक आप कह सकती हैं कि दुनिया की दिशा तय कर सकता है। एक तरह से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का ब्लूप्रिंट जैसा। कम से कम उनके नजरिए से तो यही है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि पुतिन के हिसाब से ये जो G7 जैसी पुरानी ताकतें हैं वो अपना दबदबा क्यों खो रही हैं। और इनकी जगह कौन ले रहा है। हाँ, जैसे भारत और ग्लोबल साउथ, ये नए पावर सेंटर कैसे इतनी तेजी से उभर रहे हैं। और इसमें ये भी देखेंगे कि ब्रिक्स जैसे जो नए संगठन हैं, हाँ, वो इस बदलती दुनिया में क्या रोल अदा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक गुट है या इसके पीछे कोई गहरी विचारधारा भी है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है। नहीं। ये दुनिया के आर्थिक और वैचारिक भविष्य की एक झलक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे बयान से जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? इंटरव्यू में पुतिन ने साफ साफ कहा कि G8 की बैठकों में उनकी अब कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत पहले ही वहां जाना बंद कर चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं बल्कि सालों पुरानी हकीकत है। मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा तथाकथित क्लब था, हाँ, सबसे ताकतवर क्लब, उसे वो अब मानते ही नहीं। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट या कोई नाराजगी नहीं है। नहीं। उन्होंने इसके पीछे एक बड़ा ठोस तर्क दिया जो शायद इस पूरी बहस की बुनियाद है। और वो क्या है? उनका कहना है कि G7 या G8 जैसे समूह अब दुनिया की आर्थिक सच्चाई को दिखाते ही नहीं है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प पैमाने का इस्तेमाल किया। क्रय शक्ति समता का। बिल्कुल, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP। हाँ, ये पीपीपी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। हम अक्सर जीडीपी के आंकड़े सुनते हैं, लेकिन पीपीपी थोड़ा अलग है। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, नॉमिनल जीडीपी तो बस ये बताता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था डॉलर के हिसाब से कितनी बड़ी है। ठीक है। लेकिन डॉलर का रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है। पीपीपी ये बताता है कि किसी देश में लोगों के पैसे में असल में कितनी ताकत है। मतलब खरीदने की ताकत। हाँ, यानी $1 में आप अमेरिका में जितना सामान खरीद सकते हैं और उतने ही पैसे को रुपए में बदलकर भारत में जितना सामान खरीद सकते हैं, उसमें क्या फर्क है। अच्छा। तो पीपीपी हमें किसी देश की अर्थव्यवस्था के असली आकार और वहां के लोगों की असल परचेजिंग पावर को दिखाता है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। और इसी पीपीपी के पैमाने पर पुतिन ने जो आंकड़ा दिया वो हैरान करने वाला है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में तीसरे नंबर पर है। चीन पहले पर। और G7 के देश? G7 के कई देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम वो शायद 10वें नंबर पर हैं। तो मतलब जिस क्लब में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को होना चाहिए, उसमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं। यही उनका मूल तर्क है। वो कह रहे हैं कि आप उस क्लब को दुनिया का सबसे ताकतवर क्लब कैसे कह सकते हैं जो जमीनी हकीकत से इतना ज्यादा कट चुका हो। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नहीं। उन्होंने पश्चिमी देशों की मौजूदा हालत पर भी टिप्पणी की। हाँ, जर्मनी का उदाहरण दिया कि वो लगातार मंदी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस भी मंदी की कगार पर है। तो एक तरफ ये देश सिकुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही हैं। तो उनके मुताबिक G7 का दबदबा एक बीती हुई कहानी है, एक ऐतिहासिक बात जो आज की सच्चाई से मेल नहीं खाती। और उन्होंने इस गिरावट का दोष भी किसी और पर नहीं डाला। नहीं, उन्होंने कहा कि ये इन देशों की अपनी गलत नीतियों का नतीजा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ये कोई बाहरी साजिश नहीं बल्कि आपके अपने फैसलों ने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। तो उनके नजरिए से G7 की प्रासंगिकता दो वजहों से कम हो रही है। एक, नए पावर सेंटर्स का जबरदस्त उदय। और दूसरा, इन पुराने देशों की अपनी आंतरिक आर्थिक चुनौतियां। ये तो सीधे सीधे ऐलान है कि दुनिया का जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब पश्चिम से खिसक चुका है। ठीक है, तो अगर G7 का पुराना क्लब अप्रासंगिक हो रहा है तो इसकी जगह कौन ले रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है, दुनिया को चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए। यहीं पर पुतिन ने ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे संगठनों का जिक्र किया। जी, और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर को सामने रखा। क्या था वो? उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसे संगठनों का एजेंडा हमेशा सकारात्मक होता है। सकारात्मक, ये एक दिलचस्प शब्द है।
मतलब क्या था उनका? उनका मतलब था कि ये संगठन किसी के खिलाफ नहीं बने हैं। इनका मकसद किसी को रोकना या किसी से मुकाबला करना नहीं है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब G7 को तो अक्सर एक ऐसे गुट के तौर पर देखा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों पर प्रतिबंध भी लगाता है। हाँ, दबाव बनाता है। लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि ब्रिक्स का मॉडल इससे ठीक उल्टा है। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना। जी। लेकिन क्या ये सच है, या ये सिर्फ पश्चिम विरोधी देशों का एक गुट है जो G7 के खिलाफ लामबंद हो रहा है? क्या इसमें सच में कोई सकारात्मक विजन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पुतिन के तर्क के अनुसार इसका विजन सिर्फ आर्थिक सहयोग से कहीं ज्यादा गहरा है। तो क्या है वो? उन्होंने पारंपरिक मूल्यों यानी ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात की। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है, पर जियोपॉलिटिक्स में इसका एक खास मतलब है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। ये पारंपरिक मूल्य हैं क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ संस्कृति और धर्म से है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक रणनीतिक संदेश है। कैसा संदेश? जब पुतिन या दूसरे ब्रिक्स नेता पारंपरिक मूल्यों की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर। यानी हर देश अपने फैसले खुद लेगा। बिल्कुल। दूसरा, दूसरे देशों के घरेलू मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध। और तीसरा, समाज में परिवार और समुदाय जैसी संस्थाओं को प्राथमिकता देना। ये मॉडल सीधे सीधे पश्चिमी उदारवादी मूल्यों को एक चुनौती है, जहां अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हाँ, और बाहरी हस्तक्षेप को भी बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक बात नहीं, बल्कि दुनिया को चलाने का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करने की कोशिश है। एकदम, एक ऐसा सिस्टम जहां देश एक दूसरे पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इन देशों की सभ्यताएं हजारों सालों से इन्हीं मूल्यों पर टिकी हुई हैं, और जब देश इन साझा मूल्यों के आधार पर साथ आते हैं तो नतीजे अभूतपूर्व रूप से अच्छे होते हैं। तो ब्रिक्स को वो सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक की तरह नहीं देख रहे? नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत गठबंधन के तौर पर देख रहे हैं, जिसका आधार टकराव नहीं बल्कि तालमेल है। तो एक तरफ G7 की दुनिया है जो उनके हिसाब से सिकुड़ रही है और अपने ही बनाए नियमों में फंसी है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स का एक वैकल्पिक मॉडल है जो सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित है। लेकिन इस नई दुनिया का इंजन कौन होगा? इस नए सिस्टम को पावर कहां से मिलेगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इंटरव्यू में इसका जवाब बहुत साफ था। इशारा सीधे सीधे भारत और ग्लोबल साउथ की तरफ था। हाँ, और भारत की तारीफ में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल। भारत की 7% की सालाना विकास दर को उन्होंने एक चमत्कार जैसा बताया। और इसका श्रेय उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और भारत के लोगों की मेहनत को दिया। ये दिखाता है कि रूस भारत को इस नई व्यवस्था में एक बहुत बड़े और अहम किरदार के तौर पर देख रहा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं थी, उन्होंने एक बड़े कैनवस पर तस्वीर दिखाई। सही है। जहां विकास के नए नए केंद्र बन रहे हैं, और ये सभी ग्लोबल साउथ में हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया का जिक्र किया, इंडोनेशिया का नाम लिया, जहां लगभग 30 करोड़ की आबादी है और जो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो बयान सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो अफ्रीका के बारे में था। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ी युवा आबादी है और भविष्य उन्हीं का है। एक पल के लिए इस बात को सोचिए, जब पूरा यूरोप, जापान और यहाँ तक कि चीन भी बूढ़ा हो रहा है, उनकी आबादी कम हो रही है, तब अफ्रीका में एक ऐसी युवा शक्ति तैयार हो रही है जो अगली सदी की आर्थिक ग्रोथ को चला सकती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये दुनिया के भविष्य की एक भविष्यवाणी है। बिल्कुल। तो उनका मुख्य तर्क ये है कि दुनिया का आर्थिक और जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक केंद्र वो अब पश्चिम से हटकर पूर्व और दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है। और ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, ना ही ये यूक्रेन जैसे किसी हालिया संघर्ष का नतीजा है। बिल्कुल सही। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि यह एक मौलिक और बहुत लंबे समय से चल रही प्रक्रिया है, जिसकी रफ्तार अब बहुत तेज हो गई। उनके शब्दों में ये एक स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता, ये होकर ही रहेगा। ये एक तरह से इतिहास के पहिए का घूमना है जिसे अब कोई पलट नहीं सकता। सही कहा। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने राष्ट्रपति पुतिन के नजरिए से ये समझा कि कैसे दुनिया में शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ G7 जैसी पुरानी संस्थाएं हैं जो उनके मुताबिक अब जमीनी हकीकत से कट चुकी हैं और अप्रासंगिक हो रही हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसे देशों के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स जैसे नए गठबंधन उभर रहे हैं।
जो सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि दुनिया को चलाने का एक वैकल्पिक मॉडल भी पेश कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो टकराव की जगह सहयोग और साझा पारंपरिक मूल्यों पर आधारित है। उनके शब्दों में एक ऐसी व्यवस्था जिसका एजेंडा हमेशा सकारात्मक होता है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जी, अगर शक्ति का ये पुनर्संतुलन वाकई हो रहा है और दुनिया मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय बन रही है, तो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कैसी दिखेगी? ये एक बड़ा सवाल है। जब जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक संकट जैसी बड़ी वैश्विक समस्याओं को सुलझाने की बात आएगी, तो ये नए और पुराने शक्ति केंद्र एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे? क्या टकराव बढ़ेगा या सहयोग का कोई नया रास्ता निकलेगा?